अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यह क्या होता है और इसको और किस नाम से जाना जाता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होते हैं। तो चलिए पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक्सेस मनी इन इकोनॉमी। मतलब क्या हुआ कि जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई एक्सेस हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, जितना इकोनॉमी में होनी चाहिए उसके मुकाबले जब इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में रहने वाले लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। उस टाइम पे इकोनॉमी में रहने वाले लोग ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, और जब ज़्यादा डिमांड करते हैं गुड एंड सर्विसेज की, तब कहीं ना कहीं जो गुड एंड सर्विसेज है उनका प्राइस भी बढ़ने लग जाता है। जब इनका प्राइस बढ़ने लग जाता है तो इसी का नाम दिया जाता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन आपको पता चल गया होगा कि किसे कहते हैं। तो इन्फ्लेशन एक महंगाई है, ठीक है। इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन पाया जाता है तो इकोनॉमी में महंगाई भी पाई जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी तरफ बात करते हैं डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन का क्या मतलब होता है? इसको हम बोलते हैं डेफिसिट मनी इन इकोनॉमी। मतलब क्या हुआ, जब इकोनॉमी में पैसे की कमी पड़ जाती है, मतलब इकोनॉमी में जितने पैसे होने चाहिए उतने पैसे नहीं होते, उससे इकोनॉमी में कम पैसे होते हैं, तो इसी स्थिति को बोलते हैं डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन में लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। इसीलिए वो डिमांड नहीं कर पाते गुड एंड सर्विसेज की, तो कहीं ना कहीं इनके प्राइस कम होने लग जाती है। तो इसे क्या आता है, एक तरह से इसे रिसेशन आ जाता है, डिफ्लेशन आ जाता है, मंदी काल आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं डिफ्लेशन। तो आपको समझ आ गया है इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन जहाँ पे कीमतें बढ़ती हैं गुड एंड सर्विसेज की, वहीं बात करें डिफ्लेशन की, वहाँ पे गुड एंड सर्विसेज की कीमतें घटने लग जाती हैं। अब हम दोबारा उसी टॉपिक पे आते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि ऐसे कौन से उपकरण हैं जिसके द्वारा अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, मतलब इकोनॉमी में मनी एक्सेस है, या फिर मनी डेफिसिट है, मतलब मनी कम है, तो उस स्थिति में इकोनॉमी को कैसे पटरी पे लाया जा सकता है। तो उस टाइम पे इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किन किन इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है, इसी को हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। जहां हम इंस्ट्रूमेंट को आगे दो भागों में बांटते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अभी हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसके द्वारा एक्सेस डिमांड या फिर डेफिसिट डिमांड को दूर किया जाता है, मतलब इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को दूर किया जाता है। यहाँ हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसका नाम है बैंक रेट। अब आपको पता होना चाहिए बैंक रेट होता क्या है। बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिस पर आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन उपलब्ध करवाती है, उसी को बोला जाता है बैंक रेट। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वहीं बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की सेकंड पॉइंट की, जिसका नाम है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, चलिए अब हम इसको समझते हैं। रेपो रेट यह एक ऐसा रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। देखिए बैंक रेट और रेपो रेट दोनों लगभग सेम है। बैंक रेट में भी हमने देखा यह एक ऐसा रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। वही हम बात करते हैं रेपो रेट की, तो रेपो रेट भी एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस यह होता है कि बैंक रेट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, वही हम देखते हैं रेपो रेट में, जिसमें लोन शॉर्ट रन के लिए दिया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के थर्ड पॉइंट्स की, जिसका नाम है रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बैंक रेट और रेपो रेट में पढ़ा था, यह एक ऐसा रेट होता है जहां सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पर
कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देती है। इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना है आपको। पहले वाला बैंक रेट या रेपो रेट में हमने क्या देखा था, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती थी। वहीं रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देती है उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के फोर्थ पॉइंट की, जिसका नाम है CRR। यह टोटल डिपॉजिट का वह पार्ट होता है जिसको कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखती है एज अ सिक्योरिटी। इसी को बोला जाता है CRR। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि टोटल कमर्शियल बैंक में 100 करोड़ लोगों के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। अब ये 100 करोड़ में से टोटल लोन नहीं दे सकती कोई भी कमर्शियल बैंक लोगों को, तो इसमें से कुछ पार्ट उसको एज अ सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक के पास जमा करके रखना पड़ता है। कारण ये हो सकता है कि जब कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ता है या फिर कोई दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक ही कमर्शियल बैंक को हेल्प करता है। इसीलिए कुछ पैसा एज अ सिक्योरिटी के तौर पर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जमा करके रखना पड़ता है। तो मैं उसी पार्ट की बात कर रहा हूँ जो पार्ट कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जमा करके रखना पड़ता है। उसी पार्ट को बोला जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के फिफ्थ पार्ट की, जिसका नाम है SLR। SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। SLR टोटल डिपॉजिट का वह पार्ट होता है जिसे एक कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है, ना कि सेंट्रल बैंक के पास। अभी हमने CRR में देखा कि CRR में टोटल डिपॉजिट का वह पार्ट होता है जो कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता था। वहीं SLR में हम देखते हैं यह टोटल डिपॉजिट का वह पार्ट होता है जिसको कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। तो इसको बोला जाता है SLR। तो SLR आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट। क्या कमर्शियल बैंकों को अपने पास रखने की जरूरत होती है? ठीक है, अगर सारा का सारा पैसा कमर्शियल बैंक लोन दे देती है लोगों को, तो अगर वे लोग जो कि डिपॉजिट करवाए थे अपना पैसा कमर्शियल बैंक में, वो अगर मांगने आ जाते हैं तो कहाँ से देगी कमर्शियल बैंक? तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक को अपने पास कुछ मिनिमम अमाउंट रखने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, जिसे हम महंगाई का समय भी बोल सकते हैं। यहाँ हम अब इकोनॉमी को 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट, सेकंड सेंट्रल बैंक और थर्ड कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक। यहाँ पे अब हम जानने की कोशिश करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन काम कैसे करता है। यहाँ पे हम देखते हैं इन्फ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट RBI के द्वारा सिक्योरिटी का सेल करता है, वहीं डिफ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट RBI के द्वारा सिक्योरिटी का परचेज करता है। इसी को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब हम चलते हैं इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बात की कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है और इन्फ्लेशन के टाइम में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है और इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट RBI के द्वारा सिक्योरिटी का सेल करती है। यह सिक्योरिटी एग्रीमेंट के द्वारा जाना जाता है। यह एग्रीमेंट 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, ऐसे ही कितने भी अमाउंट का हो सकता है। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि सिक्योरिटी 100 रुपए का है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है RBI को कि RBI आगे चल के कमर्शियल बैंक एवं पब्लिक को सेल करे। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि एक इकोनॉमी में नॉर्मली 1 करोड़ रुपीस का फ्लो होता है, जबकि इन्फ्लेशन के टाइम पे 2 करोड़ का फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट 1 करोड़ जो कि एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, उसको निकालने की कोशिश करेगी। तो यह कैसे निकालती है? यह ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू निकालती है। यहाँ हम सिक्योरिटी जो कि एग्रीमेंट के नाम से जान सकते हैं, उसको हम मान लेते हैं कि 100 रुपए का है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। तो ये 100 रुपए का एग्रीमेंट गवर्नमेंट टोटल 1 लाख बनाती है और RBI से बोलती है कि आप जाके इसे कमर्शियल बैंक एवं पब्लिक को सेल करो।
और ये आरबीआई आगे जाके कमर्शियल बैंक और पब्लिक को सेल करती है। तो इससे टोटल 1 करोड़ रुपए वापस किसको मिल जाता है, सेंट्रल बैंक को वापस मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में से 1 करोड़ रुपए आरबीआई ने निकाल लिया, किसके थ्रू, एग्रीमेंट मतलब सिक्योरिटी के थ्रू, जिसे किसने इशू किया था, गवर्नमेंट ने इशू किया था, किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन में कैसे कार्य करती है, और इसी को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब वही बात करते हैं डिफ्लेशन की। तो डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो सिक्योरिटी को उसने सेल किया हुआ था उस सिक्योरिटी को दोबारा परचेज कर लेती है, और इकोनॉमी में दोबारा से मनी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि परचेज करने के टाइम पे गवर्नमेंट को वापस पैसे पे करने होते हैं जिनसे गवर्नमेंट ने सेल किया था। इसी को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके द्वारा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को स्टेबल किया जाता है। होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। अब हम बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की। मार्जिन रिक्वायरमेंट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं जब एक पर्सन को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वह कमर्शियल बैंक के पास जाता है और बोलता है मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो कमर्शियल बैंक इसके लिए कुछ गिरवी रखवाने के लिए उस पर्सन से बोलता है। तो उस पर्सन के पास जमीन के कागजात होते हैं और वो गिरवी रखवा के पैसा ले लेता है। मान लेते हैं उसने 2 लाख रुपए लिया, इसके लिए उस पर्सन ने अपने 10 लाख के प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाया। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जब हम डिफरेंस देखते हैं, किन दोनों के बीच में, लोन दिए जाने वाले अमाउंट और गिरवी रखे जाने वाले अमाउंट, मतलब 2 लाख और 10 लाख के बीच का जो डिफरेंस देखते हैं वो होता है 8 लाख रुपए, और इसी 8 लाख को बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो आपको समझ आ गया होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। वहीं बात करते हैं जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है, उस टाइम पे कमर्शियल बैंक के द्वारा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाती है जिससे लोग लोन ना ले पाए। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाने का क्या मतलब होता है कि अब कमर्शियल बैंक जहां पे 2 लाख देने के लिए 10 लाख की प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखवाती थी, अब कमर्शियल बैंक 10 लाख की प्रॉपर्टी की जगह 20 लाख की प्रॉपर्टी का डिमांड करेगी। तो अगर 20 लाख की प्रॉपर्टी के बदले 2 लाख रुपए लोन देगी तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो कितने का हो गया, वो पूरे 18 लाख का हो गया। अब देखो, अब अगर उस पर्सन के पास 10 लाख की जमीन है तो कहीं ना कहीं अब वो लोन नहीं ले पाएगा, क्योंकि अब उसको 20 लाख की प्रॉपर्टी रखवाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस स्थिति में वो पर्सन अब लोन नहीं ले पाएगा, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है कमर्शियल बैंक के द्वारा। तो ऐसे कमर्शियल बैंक के द्वारा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाकर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कम किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के सेकंड पार्ट की, जिसका नाम है मॉरल सोसेशन। मॉरल सोसेशन का क्या मतलब होता है, कई बार सेंट्रल बैंक मॉरली ये बोलती है कि आपको लोन नहीं देना क्योंकि इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन चल रहा है, या फिर आप लोन दो कम रेट पर क्योंकि इकोनॉमी में डिफ्लेशन का टाइम चल रहा है। तो यह सुनकर कई कमर्शियल बैंक उनको फॉलो करते हैं, किनको, सेंट्रल बैंक को। तो यही होता है मॉरल सोसेशन, मतलब उनकी बातों को मानना।